हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए साहित्य की हिंदी के रूप में खड़ी बोली का उद्भव और विकास, तो इस टॉपिक पर मैं बात करने वाली हूं। तो चाहे आप यूपीएचएससी, आरपीएससी या फिर एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में जो है आपका ये टॉपिक दिया गया है कि खड़ी बोली का विकास जो है वो किस प्रकार से हुआ है। ठीक है, तो यहाँ मैं आज इसके बारे में ही बताने वाली हूँ। इससे पहले मैं बता दूँ कि मैंने आप सभी को अवधी भाषा का उद्भव एवं विकास काव्य भाषा के रूप में, इसके अलावा ब्रज भाषा का उद्भव एवं विकास, इन दोनों ही टॉपिक्स को मैं कवर करवा चुकी हूँ। हमारा टॉपिक जो है इकाई 1 चल रहा है। सभी यूनिट में सेम ही चीज़ें हैं लगभग। तो सभी जितने भी सिलेबस जो असिस्टेंट प्रोफेसर का है, सभी का सिलेबस लगभग एक जैसा है। तो इकाई 1 में हिंदी भाषा है और उसमें जो भी टॉपिक चल रहे हैं वो सारा मैं एक साथ कवर करती जा रही हूँ, चाहे आप कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रही हैं। तो ठीक है, तो इसके अंतर्गत दोनों टॉपिक्स भी मैंने करवा दिए हैं, और प्राचीन भाषा, भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा, तो जो भी टॉपिक्स थे हिंदी की भाषा एवं बोलिए, ये सारी चीज़ें मैं कवर करा रही हूँ। तो इन सब के वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करें। अलग अलग पेपर्स के हिसाब से मैंने कर रखा है, चाहे आरपीएससी हो, चाहे एमपीपीएससी, यूपीएचएससी, सबके हिसाब से इसमें किया गया है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे साहित्यिक हिंदी के रूप में खड़ी बोली का जो उद्भव है वो किस प्रकार से हुआ है। तो जो खड़ी बोली है ये हमारे साहित्य के क्षेत्र में, देखिए काव्य की भाषा में, ब्रज भाषा में जो है काव्य, आपने देखा कि काव्य कैसे ब्रज भाषा में आया। इसके अलावा काव्य रचनाएं जो है अवधी भाषा में रची गई, लेकिन यहाँ भक्ति काल से लेकर आधुनिक काल तक जो है इसी प्रकार से रचनाएं, आधुनिक काल में भारतेंदु युग तक अवधी और ब्रज ये दोनों में ही काव्य भाषा में रची गई। लेकिन भारतेंदु युग में जो गद्य की भाषा रही, पद्य की भाषा आपको ब्रज ही देखने को मिली, अवधी का भी रूप कहीं कहीं देखने को मिला, लेकिन जो खड़ी बोली है वो गद्य की भाषा बन गई। तो ये किस प्रकार से बनी, किस प्रकार से इसका क्षेत्र फैला हुआ है, इन सब के बारे में चलिए मैं आपको बताते जाती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं खड़ी बोली के नामकरण की। तो इसको हिंदी के सर्वमान्य स्वरूप को खड़ी बोली नाम दिया जाता है। हिंदी भाषा के इस स्वरूप की अनुकूलता अर्थात खरेपन के कारण, इसका जो खड़ापन है इसके कारण इसको खड़ी बोली कहा गया। तो पहले इसको खरी बोली कहा गया, फिर इसको खड़ी बोली के नाम से जाना गया। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि शब्द भंडार के प्रमुख वर्ग क्रिया की संरचना को नामकरण का आधार बनाया गया, अर्थात हिंदी की समस्त क्रिया की रचना में अंतिम ध्वनि आ की मात्रा खड़ी पाई जाती है। तो क्रिया क्या होता है, जाना, खाना, जब भी काम हम कोई करते हैं तो वो क्या कहलाती है, क्रिया कहलाती है। किसी काम के करने को क्रिया कहती है। तो जब क्रिया की जो है वो खड़ी बोली में अधिकतर पाई जाती है, इसमें भी जो मात्राएं होती है आ की खड़ी पाई जाती है। तो जैसे जाना, आना, धोना, तो आ की खड़ी पाई जाती है, इसलिए हम इसको खड़ी बोली के नाम से जाना जाता है। इसी के आधार पर खड़ी पाई का प्रयोग है, और इसी के आधार पर खड़ी बोली का नामकरण की संभावना जो है वो व्यक्त की गई है, क्योंकि इसमें भी आ की मात्रा जो है आती है, तो इस कारण इसको खड़ी पाई या फिर खड़ी बोली कहते हैं। अब इसका क्षेत्र कौन सा है, तो खड़ी बोली का क्षेत्र मुजफ्फरनगर और दिल्ली के आसपास माना गया है। खड़ी बोली के रूप में प्रयुक्त हिंदी भाषा का रूप उक्त क्षेत्र के किसी भी गांव में प्रयुक्त नहीं होता। तो जब तथ्य दिए गए तो सामने आया कि हिंदी भाषा के विस्तृत क्षेत्र और उसकी विविधता देखकर जो एक रूपता देने का प्रयास किया गया, उसमें इस क्षेत्र की बोली को आधार बनाया गया। खड़ी बोली का उक्त क्षेत्र वास्तव में पश्चिमी हिंदी की कौरवी बोली का क्षेत्र है। तो खड़ी बोली जो है
पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपने 5 भाषाएं पढ़ी हुई है, 5 बोलियां पढ़ी हुई है और खड़ी बोली भी उसी के अंतर्गत आती है। और क्षेत्र की बात करें तो कौरवी से संबंधित इसको माना गया है। तो इस प्रकार खड़ी बोली के विषय में कहा जा सकता है, कौरवी बोली के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की बोधगम्यता के लिए जो संकल्पनात्मक रूप विकसित हुआ उसे खड़ी बोली नाम दिया गया। यानी कि कौरवी बोली जहाँ भी बोली गई उसमें लोग जो कुछ उसको समझ सके और उससे जो रूप विकसित हुआ उसको ही खड़ी बोली नाम दिया गया और इसका जो प्रभाव है वो धीरे धीरे बढ़ता गया। और वर्तमान की बात करें, पहले कहाँ पे मुजफ्फरनगर और दिल्ली के आसपास माना जाता था, इसका क्षेत्र विस्तृत हुआ। ये मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सहारनपुर, हरिद्वार, गाजियाबाद, मुरादाबाद और दिल्ली तक इसका देख सकते हैं। हरियाणा के करनाल, यमुनानगर, पानीपत, सोनीपत के कुछ भागों में खड़ी बोली का स्पष्ट रूप दिखाई देता है। चलिए अब बात करते हैं इसका उद्भव किस प्रकार से हुआ। तो हिंदी में गद्य रचना के विकास में खड़ी बोली का प्रभावी रूप जो है दिखाई देता है। आदिकाल में डिंगल पिंगल में जो है रचनाएं होती थी, वहीं पे मध्यकाल में या फिर कह ले भक्ति काल में हम अवधी और ब्रज भाषा में काव्य रचनाएं देखते थे। आधुनिक युग में हिंदी का यही रूप जो है साहित्य का सृजन आधार बना। हिंदी भाषा में एक रूपता और बोधगम्यता बढ़ाने के लिए एक लंबे समय से जो है प्रयास चल रहा था। जैन, सिद्ध और नाथ साहित्य में खड़ी बोली का प्रारंभिक रूप देखा जा सकता है। तो यहाँ पे इसकी शुरुआत हमने कहाँ से देखी, खड़ी बोली का जैन, सिद्ध और नाथ साहित्य में कुछ रूप जो है इसका दिखाई देता है। संत कवियों की भाषा में खड़ी बोली का प्रभाव सामने दिखता है। कुछ प्रभाव जो आपको संत कवियों के भी बोलने में दिखाई देता है। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, आगे ते सतगुर मिला दीपक दिया हाथ। तो कुछ जो है चिन्ह आपको दिखाई देते हैं। इस दोहे में शब्दों का तद्भव रूप और कारक चिन्हों का प्रयोग जो है वो दिखाई देता है। अमीर खुसरो के काव्य में खड़ी बोली का प्रभावी रूप, तो खड़ी बोली की शुरुआत जो है अमीर खुसरो के काव्य में देखने को मुख्य रूप से मिलती है। तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी अमीर खुसरो को खड़ी बोली का प्रारंभिक और श्रेष्ठ कवि मानते हैं। तो इसकी शुरुआत अगर बात करें तो अमीर खुसरो से हुई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अमीर खुसरो को खड़ी बोली में रचना करने वाला सहृदय शुरुआती साहित्यकार की मान्यता दी है। अकबर के दरबार के कवियों में खड़ी बोली का रूप दिखाई देता है और अकबर के दरबारी में रहीम का नाम उल्लेखनीय है। तो इसमें देखिए, एक साधे सब सधे, यहाँ पे आप उदाहरण देख सकते हैं। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है खड़ी बोली की, आदिकाल में अमीर खुसरो। इसके बाद भक्ति काल की बात हुई तो रहीम के पदों में हम देख सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए 17वीं शताब्दी में जटमल कृत गोरा बादल की कथा खड़ी बोली की पहली रचना मानी गई है। भक्ति काल गद्य में ब्रज, अवधी और राजस्थानी का प्रभाव दिखाई देता है। रीतिकाल के गद्य पर ब्रज और फारसी का प्रभाव दिखाई पड़ा है। राम प्रसाद निरंजनीकृत 18वीं शताब्दी की भाषा योग वशिष्ठ खड़ी बोली की प्रथम प्रमाणिक रचना मानी गई है। आचार्य शुक्ल ने राम प्रसाद निरंजनी को खड़ी बोली का प्रौढ़ रचनाकार घोषित किया है। इनकी भाषा योग वशिष्ठ का एक गद्यांश अवलोकनीय है। तो भाषा योग वशिष्ठ है, यहाँ पे भाषा योग वशिष्ठ नहीं है, भाषा योग वशिष्ठ का एक पद यहाँ पे खड़ी बोली का रूप आप देख सकते हैं कि जो पुरुष अभिमानी नहीं है वह शरीर के इष्ट अनिष्ट में राग द्वेष नहीं करता। तो यहाँ पे इसकी शुरुआत कब से कब तक हुई है आप देख सकते हैं। तो आदिकाल में, फिर भक्ति काल में, फिर आगे जो है कुछ इसी प्रकार से रीतिकाल में, आधुनिक काल में कैसे इसका बढ़ाव रहा। अब बात करते हैं इसका विकास कैसे हुआ। यहाँ तक तो हमने 18वीं शताब्दी तक बात की। अब 19वीं शताब्दी में इसका मुख्य विकास जो है देखने को मिला। अब 19वीं शताब्दी यानी कि आधुनिक काल। इससे पहले हमने आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल में कहाँ कहाँ थोड़ा बहुत दिखाई पड़ा इसके बारे में चर्चा की। अब चलिए आधुनिक काल में जो इसका विकास हुआ इस पे चर्चा करते हैं। तो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही खड़ी बोली का
प्रभाव विकसित हुआ। मुंशी सदा सुखलाल और इंशा अल्लाह खान ने खड़ी बोली को साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का अनुप्रेरक भूमिका इन्होंने निभाई है। सदा सुखलाल की हिंदी सरल तथा वाक्य रचना छोटी छोटी होने के कारण विशेष लोकप्रिय रही। इनकी भाषा में सुंदर संप्रेषणीयता है। इंशा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी ने अपनी लोकप्रियता के आधार पर खड़ी बोली के स्वरूप को जन सामान्य तक पहुंचाया। ये अपनी भाषा को सरल तथा शुद्ध रूप देना चाहते थे, किंतु उनका चमत्कारिक और सौंदर्य प्रिय मन ऐसा ना कर पाया। इनकी भाषा में यत्र तत्र मुहावरों के साथ हास्य व्यंग्य के पुष्ट मिल जाते हैं। तो ये था शुरुआती दौर। अब बात करते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज की। तो 1803 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है कलकत्ता में हुई। इस कॉलेज में जॉन गिलक्राइस्ट हिंदी और उर्दू पढ़ाने के लिए नियुक्त किए गए। इस कॉलेज में अंग्रेजी के साथ भारतीय भाषाओं के अध्यापन की व्यवस्था की गई। लल्लू लाल ने जॉन गिलक्राइस्ट की प्रेरणा से वर्षों तक इस कॉलेज में जुड़कर शकुंतला, प्रेम सागर, बेताल पच्चीसी और सिंहासन बत्तीसी आदि रचनाओं की रचना की लल्लू लाल ने। इनकी रचनाएं जो है वह शुद्ध खड़ी बोली में ना होकर ब्रज अथवा उर्दू से प्रभावित थी। यानी शुद्ध खड़ी बोली हम इनकी रचनाओं को नहीं कहेंगे। इनकी भाषा में संस्कृत के साथ अरबी, फारसी, ब्रज का प्रभाव देखने को मिलता है। इनके गद्य में काव्यात्मक रूप भी दिखाई देता है। लोकोक्ति और मुहावरों का यत्र तत्र इनके रचनाओं में प्रयोग मिलता है और हिंदी के लगभग सभी कारक चिन्हों ने, से, को, के, का, की आदि का प्रयोग इनकी रचनाओं में मिलता है। अब फोर्ट विलियम कॉलेज में ये हमने बात की लल्लू लाल के बारे में। अब इन्हीं के समकालीन जो थे वो थे सदल मिश्र। इन्होंने जो है नासिकेतोपाख्यान और रामचरित नाम से कठोपनिषद और आध्यात्म रामायण का हिंदी में अनुवाद किया। इनकी भाषा पर पूर्वीपन का प्रभाव जो है इनकी भाषा पे था, किंतु तत्सम बहुला भाषा होने से खड़ी बोली के विकास में एक सीमा तक ये सहयोगी सिद्ध हुए। तो इनकी भाषा में खड़ी बोली के अनुरूप कारक चिन्हों का प्रयोग होता दिखाई पड़ता है। ब्रज भाषा का वचन परिवर्तन भी इनकी भाषा में दिखाई देता है। यथा बात एक वचन, बातन बहुवचन। वहीं पे भोजपुरी अवधि के शब्द भी इनकी रचनाओं में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हिंदी गद्य के विकास आधार पर खड़ी बोली को दिशा देने में 19वीं शताब्दी के इन लेखकों की महत्वपूर्ण भूमिका जो है देखी जा सकती है। तो यहाँ पे अपने लल्लू लाल और सदल मिश्र इनकी भूमिका जो है 19वीं शताब्दी में रही है। ठीक है। अब इनके बारे में शुक्ल जी ने कहा है, गद्य की एक साथ परंपरा चलाने वाले उपयुक्त 4 लेखकों में से आधुनिक हिंदी का पूरा आभास मुंशी सदा सुखलाल और सदल मिश्र की ही भाषा में मिलते हैं। व्यवहार उपयोगी इन्हीं की भाषा ठहरती है। इन दो में भी मुंशी सदा सुखलाल की भाषा अधिक महत्व की है। मुंशी सदा सुखलाल ने लेखनी भी चारों से पहले उठाई, अतः गद्य का प्रवर्तन करने वालों में उनका स्थान विशेष जो है स्थान समझना चाहिए। ये शुक्ल जी का कथन है। अब बात करते हैं ईसाइयों का खड़ी बोली के प्रचार प्रसार में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। अंग्रेजी शासन में ईसाई धर्म प्रचार जोरों पर था। उनके द्वारा जन जन तक ईसाई धर्म साहित्य को पहुंचाने के लिए खड़ी बोली में अनुवाद किया गया। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कर वेदांत सूत्रों का खड़ी बोली में हिंदी भाष्य प्रस्तुत किया। ये राष्ट्रीय आंदोलन और हिंदी के सबल प्रेमी थे। इन्होंने सन 1829 में बंगदूत समाचार पत्र का प्रकाशन कर हिंदी प्रचार प्रसार में विशेष रूप से अपना योगदान दिया। सामाजिक और राष्ट्रीय आंदोलनों से जुड़े सितारे हिंद, राजा शिव प्रसाद और राजा लक्ष्मण सिंह का नाम भी इसमें विशेष रूप से उल्लेखनीय है खड़ी बोली के विकास में। सितारे हिंद राजा शिव प्रसाद उर्दू प्रभावित हिंदी अर्थात हिंदुस्तानी के पक्षधर थे। उनकी मुख्य रचनाएं हैं राजा भोज का सपना, मानव धर्म सार। राजा भोज का सपना में खड़ी बोली का रूप जो है दिखाई देता है। राजा
शिव प्रसाद सिंह ने शिक्षा में हिंदी को उचित स्थान दिलाने का प्रयत्न किया। हिंदी शिक्षा की पुस्तकें जो है इन्होंने लिखवाई है। राजा लक्ष्मण सिंह खड़ी बोली को श्रेष्ठ रूप देने के लिए प्रयत्नशील थे। उन्होंने 19वीं शताब्दी के 7वें दशक में आगरा से प्रजा हितैषी समाचार पत्र का प्रकाशन भी शुरू करवाया। इसके अलावा उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत का खड़ी बोली में अनुवाद किया। इनकी भाषा पर संस्कृत का प्रभाव भी दिखाई देता है। आगे बात करें अगले समाज सुधारक नवीन चंद्र राय की, तो 19वीं शताब्दी के 7वें और 8वें दशक में पंजाब में रहकर शिक्षा जगत के विभिन्न पाठ्यक्रमों की पुस्तक खड़ी बोली में इन्होंने लिखी और अपने साथियों से लिखवाई भी। पंजाब में ही श्रद्धाराम फुल्लोरी ने अपने मनमोहक स्वर में रामायण और महाभारत की कथा हिंदी में सुनाई। ओम जय जगदीश हरे की ध्वनि से हिंदी का प्रचार हुआ। तो यहाँ पे प्रश्न आया था कि ओम जय जगदीश हरे किसके द्वारा लिखा हुआ है, तो श्रद्धाराम फुल्लोरी के द्वारा। ठीक है, आगे है महर्षि दयानंद ने अपने व्याख्यान हिंदी में देकर खड़ी बोली के प्रचार प्रसार को बल दिया। उन्होंने इसके बाद महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी हिंदी के प्रचार प्रसार को बढ़ावा दिया, यानी कि खड़ी बोली के प्रचार प्रसार को इन्होंने बढ़ावा दिया। और उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की जो है रचना की, जिसमें उन्होंने एक ओर तो समाज सुधारक आंदोलन को जन सामान्य से जोड़ा और दूसरी तरफ वहीं पे खड़ी बोली को भी उन्होंने आधार प्रदान किया। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए सन 1875 में बम्बई में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, जिसके द्वारा भी हम कह सकते हैं कि खड़ी बोली को बहुत ही अच्छा आधार मिला। और इसके बाद अगर बात करें आधुनिक काल की, तो आधुनिक हिंदी में आधुनिक काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी के प्रबल समर्थक के रूप में जानते हैं। और उन्होंने तो अपने कथन में कहा ही है कि निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिये न हिये को सूल। तो इनकी कविता में जन भाषा का स्वरूप जो है देखने को मिलता है। तो इन्होंने जो है गद्य रचनाएं जो है अपनी पद्य की रचनाएं इनकी ब्रज में रही, लेकिन गद्य की रचना को जो है इन्होंने खड़ी बोली रूप प्रदान किया। और इनके जो समकालीन साहित्यकार है, केवल हम भारतेंदु हरिश्चंद्र की यहाँ बात नहीं करेंगे, इनके समकालीन जितने भी साहित्यकार थे उन्होंने भी खड़ी बोली को गंभीरता से लिया। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने तो इसमें हिंदी को एक नई दिशा जो है प्रदान की। और कहा भी जाता है कि हिंदी नए चाल में कब ढली, तो कब ढली थी, तो भारतेंदु युग में। उन्होंने 1868 में कवि वचन सुधा नामक पत्रिका निकाला। इसके अलावा 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन नामक पत्रिका निकाला और हरिश्चंद्र मैगजीन का बाद में नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया। और खड़ी बोली में उन्होंने अपने नाटकों की भी रचना की भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, और अपने निबंध भी उन्होंने खड़ी बोली में रचे। और इसके बाद से अनेक पत्र पत्रिकाएं जो है खड़ी बोली में प्रकाशित होने लगी। और इनके समकालीन यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र के समकालीन बात करें कौन कौन से साहित्यकार थे, तो इसमें देखिए पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, राधा कृष्ण गोस्वामी, इन सभी ने खड़ी बोली में साहित्य और पत्रकारिता को प्रतिष्ठित किया। इसके बाद अगर बात करें 1893 में नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना हुई और इसने भी खड़ी बोली को मुख्य जो है सुदृढ़ स्थान प्रदान किया। बाबू श्याम सुंदर दास और मदन मोहन मालवीय आदि हिंदी प्रेमियों ने इस संस्था की भूमिका में अपनी विशेष जो है अपना इन्होंने योगदान दिया है। इसके पश्चात खड़ी बोली प्रयोग में हिंदी साहित्य सम्मेलन, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा है हैदराबाद, इसके बाद प्रार्थना सभा बम्बई, तो ये जितने भी साहित्यिक संस्थाएं थे इन सभी ने हिंदी के प्रचार प्रसार में यानी कि खड़ी बोली के प्रचार प्रसार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके बाद ब्रह्म समाज, आर्य समाज, सनातन धर्म सभा, तो जितनी भी सामाजिक संस्थाएं यहाँ पे देख सकते हैं, साहित्यिक संस्थाएं हो गई और ये सामाजिक संस्थाएं, सभी का
हिंदी में और खड़ी बोली के योगदान में अपना हिंदी प्रेम जो है उन्होंने विशेष रूप से दर्शाया है उसके प्रचार प्रसार में। हिंदी प्रचार प्रसार में समय समय पर प्रकाशित होने वाले पत्र पत्रिकाओं की भी विशेष भूमिका रही है और उन पत्र पत्रिकाओं में सम्मिलित है उदंत मार्तंड, बंगदूत, बनारस अखबार, प्रजाहितैषी, कवि वचन सुधा, प्रदीप सुधाकर आदि। खड़ी बोली के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान मुद्रण व्यवस्था का भी रहा। जैसे जैसे हिंदी प्रेम बढ़ा, मुद्रण को जो है आधार मिला और हिंदी को गति मिल गई। खड़ी बोली के माध्यम से संप्रेषणीयता विकसित रूप से सामने आया। द्विवेदी युग से साहित्य सृजन मुख्यतः खड़ी बोली होने लगा। तो द्विवेदी युग में तो मुख्य रूप से खड़ी बोली साहित्य बन गया। छायावाद में प्रवेश कर खड़ी बोली ने आकर्षक रूप ले लिया और इसके पश्चात खड़ी बोली हिंदी साहित्य सृजन का आधार बन गई। वर्तमान समय में खड़ी बोली को हिंदी के पर्याय के रूप में, यानी कि हिंदी के पर्याय शब्द के रूप में, दूसरे शब्द के रूप में ग्रहण किया जाने लगा है। संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने हेतु हिंदुस्तानी यानी कि उर्दू मिश्रित हिंदी और हिंदी यानी कि संस्कृत विकसित परिनिष्ठित हिंदी का जो है विवाद चल रहा है, किंतु इसका भी निश्चय अंत में संविधान में हिंदी जो है राजभाषा और इसकी लिपि देवनागरी बनी। तो वर्तमान समय में खड़ी बोली की पर्याय बनी हिंदी यानी कि माना कि हिंदी न केवल भारत में प्रयुक्त हो रही है वरन गयाना, सूरीनाम, मॉरिशस, ट्रिनिडाद, टोबैगो, फिजी, कनाडा और अमेरिका आदि देशों में भी प्रयुक्त हो रही है। तो खड़ी बोली का ही पर्याय जो है ये हिंदी भाषा है। खड़ी बोली से ही आगे जो है हिंदी रूप जो है उसका विकसित हुआ, जो आज भी भारत में ही नहीं वरन अन्य देशों में भी प्रयुक्त की जा रही है। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि खड़ी बोली का जो विकास है वो किस प्रकार से संपूर्ण रूप से हुआ है। इसकी शुरुआत जहां आदिकाल में अमीर खुसरो से हुई, उसके बाद भक्ति काल, फिर रीति काल में छुटपुट जो है इसका प्रयोग रहा, लेकिन आधुनिक काल के आते ही इसका प्रयोग किस प्रकार से बढ़ा वो आप सभी ने देखा। तो संपूर्ण विवरण मैंने आप सभी को दे दिया है कि साहित्य के हिंदी के रूप में, साहित्य के रूप में जो खड़ी बोली है उसका विकास किस प्रकार से हुआ। तो चलिए, आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर करिएगा और किसी टॉपिक से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो अपने टॉपिक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।